नमस्कार बच्चों, आज हम कक्षा 12 सेकंड चैप्टर का पार्ट 2 एक दल के प्रभुत्व का दौर पाठ का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले अभी हम जान लें कि एक दल प्रभुत्व का दौर का तात्पर्य क्या है। किसी एक विशेष राजनीतिक दल का किसी भी देश में शासन व्यवस्था को हम एक दल प्रभुत्व के दौर के रूप में जानते हैं। अब सबसे पहले बात हम करते हैं भारत में। भारत में 1857 की क्रांति प्रारंभ हुई और 1947 में जब भारत स्वतंत्र हुआ तो उस समय भारत में केवल एक राजनीतिक दल था, वह कांग्रेस पार्टी, जिसका जन्म 1885 ईस्वी में एक विदेशी भारतीय नीतियों का समर्थक सर लियो ह्यूम के द्वारा किया गया था। अब बात आती है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रभुत्व भारतवर्ष में काफी दिनों तक कैसे रहा। सबसे मुख्य चीज यह है कि स्वतंत्रता संग्राम में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एक प्रमुख योगदान था। भारत के संपूर्ण देश में प्रत्येक जनता, मतलब प्रत्येक लोग, प्रत्येक वर्ग, धर्म, संप्रदाय, सभी लोग कांग्रेस पार्टी के प्रभाव से प्रभावित थे और कांग्रेस में उनका विलय था या कांग्रेस में वह सदस्य के रूप में रहते थे। अब बात आती है कि जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा भारत जब स्वतंत्र हुआ तो 1949 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बुद्धिजीवी नेताओं ने एक संविधान का निर्माण किया और वह संविधान 26 नवंबर 1949 ईस्वी को बनकर के तैयार हो गया। ये भी बताया जाता है कि उसको बनाने में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगे थे। अब बात आती है कि वही संविधान जो भारत सरकार ने 26 नवंबर 1949 को अंगीकार किया था, उसे 26 जनवरी 1950 को लागू किया। अब 1950 में जब भारतीय संविधान लागू किया गया तो उस समय भारतवर्ष में एक सरकार कार्य कर रही थी पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में, और वह सरकार कौन सी सरकार थी? अंतरिम सरकार। अंतरिम सरकार का तात्पर्य होता है कि यह सरकार केवल भारतवर्ष के सभी नेताओं की विचारधाराओं को एक प्रकार से इकट्ठा करके कह लीजिए कि उनमें अपना विश्वास व्यक्त करके उस सरकार का संचालन हो रहा था। तो जब अंतरिम सरकार बनी तो अंतरिम सरकार ने यह विचार किया कि भारतवर्ष में एक आम चुनाव होना चाहिए, क्योंकि भारतवर्ष एक लोकतंत्रात्मक देश के रूप में स्थापित किया गया था और हमारे नेतागण जो थे वो दृढ़ निश्चय थे कि चाहे कुछ भी हो जाए भारतवर्ष में लोकतंत्रात्मक सरकार का ही गठन होगा। और उसके लिए अक्टूबर 1951 में आम चुनाव की घोषणा की गई। अब आप एक प्रश्न उठता है कि भाई जब भारतीय संविधान 1950 में सम्मिलित कर लिया गया तो फिर आम चुनाव क्यों 1951 में हुआ? तो सबसे मुख्य चीज उसके बीच में कुछ और भी कार्य थे। जैसे कार्य के रूप में मतदाता सूची बनाना, चुनाव प्रचार करना, लोगों को चुनाव के बारे में समझाना, तो यह सभी चीजें जो होती थी, क्योंकि भारत एक विशाल देश था, करीब उस समय 17 करोड़ की आबादी थी, शिक्षित कम लोग थे, ज्यादा शिक्षित भी नहीं थे, लोगों को जानकारी नहीं थी उस चीज के बारे में कि आम चुनाव कैसे होगा, कैसे मुहर लगेगी, कैसा बैलेट पेपर होगा, कैसा बॉक्स होगा। तो इन चीजों के बारे में बताया गया। तब 1951
चुनाव 6 माह चला और 6 माह मतलब कहने का मतलब मेरा फरवरी 1952 में जाकर के यह संपन्न हुआ। तो जब 1952 में संपन्न हुआ तो उस समय कांग्रेस एक बड़ी पार्टी के रूप में उभर करके आई, करीब 264 सीटों को जीती। और दूसरी पार्टी एक भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी थी जो 1920 में वह भारतीय राजनीति में प्रवेश की। अब बात आती है कि जब चुनाव संपन्न हो गया, भारत राष्ट्रीय कांग्रेस को पूर्ण बहुमत मिल गया और सरकार का गठन हो गया, उसके प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू बने। तो इस तरह से कांग्रेस का प्रथम आम चुनाव में भी प्रभुत्व स्थापित हो गया। अब बात आती है दूसरे आम चुनाव में 1957। बीच में एक चीज और बता दें आप लोगों को बेटा, सबसे बड़ी चीज ये होती है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस एक ऐसा दल था कि उसमें उस दल में कई विचारधाराएं थी। जैसे अब एक एग्जांपल आप लीजिए, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जैसे बुद्धिजीवी नेता जो थे वह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की नीतियों के विरोधी थे। कौन सी नीतियां? जो भारत स्वतंत्र हुआ, जो नियम और कानून बने उनके मुनाफिक नहीं थे, इसलिए उनका वो विरोध कर रहे थे। तो इसको लेकर के 1934 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने द्विदलीय सदस्यता की एक नीति को समाप्त कर दिया। कहने का मतलब कि 1934 ईस्वी में एक नया दल बन गया, उसी में सोशलिस्ट पार्टी बन गई। तो भारत सरकार ने या पंडित जवाहरलाल नेहरू या कॉलेजियन राष्ट्रीय कांग्रेस ने सोचा कि आप हमारी नीतियों का विरोध भी करेंगे और हमारी सरकार में भी रहेंगे, तो ऐसा उचित नहीं है। इसलिए आप चाहे एक अलग पार्टी बना करके रहें या फिर हमारे साथ रहें, तो हमारी भारतीय नीतियों का विरोध न करें। तो परिणाम स्वरूप एक सोशलिस्ट पार्टी का गठन हुआ 1934 में। तो हमने बताया पहले चुनाव में मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी, क्योंकि 1920 में ही ये प्रकाश में आ चुकी थी, तो यह दूसरे बड़े दल के रूप में प्रथम चुनाव में 16 सीट लोकसभा का इसे मिला था। और भी अनेक दल थे, एक 2 सीट पाए। तो इस तरह से पहले सरकार, दूसरा चुनाव 1957 में हुआ। तो 1957 में एक घटना घटी। घटना क्या थी कि उस समय मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी राज्यों में भी गेन करने लगी, राज्यों में भी अपना वर्चस्व स्थापित करने लगी। तो उस समय सबसे प्रमुख राज्य कौन था? केरल। वहां के मुख्यमंत्री बनाए गए नंबूदरीपाद। 216 सीट में 160 सीट उन्होंने अकेले जीत लिया। तो वहां के मुख्यमंत्री नंबूदरीपाद बनाए गए। लेकिन दुर्भाग्य से हम जनरल स्टडी के रूप में बता रहे हैं कि 1949 ईस्वी में 1959 ईस्वी में राष्ट्रीय कांग्रेस ने सर्वप्रथम अनुच्छेद 356 का प्रयोग करते हुए उस कम्युनिस्ट पार्टी को हटा दिया अपने पद से। इसके बाद सोशलिस्ट पार्टी जो थी उसके लिए 1948 में आचार्य नरेंद्र देव ने इस पार्टी का गठन किया, जिसमें आप सुने होंगे जयप्रकाश नारायण, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया आज जैसे समाजवादी नेताओं ने भारत सरकार का विरोध किया था। क्यों किया था? क्योंकि भारत सरकार की नीतियां कुछ उनके मन मुनाफिक नहीं थी और जिसके लिए वो विरोध करते थे। क्योंकि ये माना जाता है या उन समाजवादियों का मानना था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो पूंजीवादियों की पार्टी है, वह गरीब और असहाय या सर्वहारा वर्ग की पक्षधर नहीं है। इसलिए उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विरोध करना प्रारंभ कर दिया, पंडित जवाहरलाल नेहरू का विरोध करना प्रारंभ कर दिया। लेकिन एक चीज है, सबसे प्रमुख चीज है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस एक प्रभुत्वकारी दल होने के साथ साथ लोकतंत्रात्मक शासन व्यवस्था को अंगीकार किए हुए थी। देखिए, जब भारत स्वतंत्र हुआ तो विश्व में अनेक देश स्वतंत्र हुए, लेकिन बहुत से ऐसे देश हैं जहां आज भी लोकतंत्र नहीं है। वहां का संविधान और कानून नियम ऐसा बना दिया गया है कि वहां केवल एकात्मक सरकार, जैसे एग्जाम्पल आप लीजिए चाइना का। चाइना के कानून में लिखा गया है केवल एक ही दल शासन कर सकता है, एक ही दल रह सकता है। क्यूबा में ले लीजिए आप, वहां पर भी वही स्थिति है। इरिट्रिया में ले लीजिए, वो भी वही स्थिति है। तो इस तरह से
वहां पर एक ही शासन व्यवस्था, कोई दूसरा दल नहीं है। लेकिन भारतीय लोकतंत्र, भारतीय शासन व्यवस्था, इसका एक ज्वलंत उदाहरण थी उस समय की कि भारतीय अर्थव्यवस्था एक दलीय, एक प्रभुत्व क्षेत्रीय होने के साथ साथ उसमें लोकतंत्र में उसका विश्वास था और अपने विरोधियों को कभी भी वो प्रताड़ित नहीं करती थी, क्योंकि भारतीय संविधान में यह व्यवस्था है कि भारत एक लोकतंत्रात्मक धर्मनिरपेक्ष बहुआयामी राष्ट्र है। उसमें अनेक दल भारत में अपनी नीतियों को लागू कर सकते हैं, लेकिन उसमें एक सिस्टम बना दिया गया कि जो जीतेगा, जो ज्यादा से ज्यादा सीट पाएगा, उसकी सरकार बनेगी, वही अपनी नीतियों का संचालन करेंगे। अब इसके बाद आती है बात जनसंघ की। देखिए, जनसंघ पार्टी जो है यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण पार्टी के रूप में आज परिलक्षित है, दिखाई देती है। कैसे दिखाई देती, पहले हम देख लें। 1951 में श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने जनसंघ का निर्माण किया। जनसंघ की कुछ नीतियां, एक राष्ट्र, एक भाषा, एक संस्कृति। कोई श्यामा प्रसाद मुखर्जी का एक कहना था कि भारत एक राष्ट्र, एक संस्कृति, एक परंपरा, एक भाषा का देश होगा। भारतवर्ष में कोई भी अल्पसंख्यक जात नहीं होगी, उसके लिए कोई विशेष योजना या कार्यक्रम या कानून नहीं होगा। भारतवर्ष में हिंदी राष्ट्रभाषा होगी। श्यामा प्रसाद मुखर्जी का यह भी मानना था कि कांग्रेस को या हमारे भारतीय सरकार को पाकिस्तान को अपने में मिला करके एक अखंड भारत का निर्माण करें। तो इन नीतियों के माध्यम से श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने जनसंघ का निर्माण किया, लेकिन जनसंघ उस समय बहुत प्रभावी नहीं हुआ। लेकिन फिर भी दिल्ली, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में इसका प्रभाव था। अब इसके बाद आती है एक स्वतंत्र पार्टी। स्वतंत्र पार्टी में उसके संस्थापक श्री राजगोपालाचारी हैं। इनका तात्पर्य था कि भारतवर्ष में जो साम्यवादी विचारधारा है, जो समाजवाद है, या इस तरह की जो ऐसी व्यवस्था है कि हम गरीबों को उठाएं और पूंजीपतियों को दबा दें या उनको अलग कर लें, तो इस तरह की जो चीजें हैं उसका वो विरोधी थे। चाइना, मार्क्सवादी और लेनिनवादी विचारधाराओं के विरोधी थे। श्री राजगोपालाचारी रूस और चीन का विरोध करते थे। इनका झुकाव पूंजीवादी राष्ट्र जैसे ब्रिटेन, फ्रांस और अमेरिका की तरफ था। तो श्री राजगोपालाचारी ने ये चार पार्टियां ऐसी थी कि जिन्होंने भारतीय स्वतंत्रता में योगदान के साथ साथ भारतीय राजनीति में भी इनकी महत्वपूर्ण भूमिका थी। क्योंकि अब जैसे आचार्य नरेंद्र देव, जयप्रकाश नारायण, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया एक ऐसे विद्वान और समाजसेवी थे जिनको पंडित जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा गांधी ने अपने मंत्रिमंडल में सम्मिलित होने के लिए निमंत्रण दिया था, लेकिन यह लोग सत्ता के लोलुप नहीं थे। यह इन लोगों की विचारधारा थी कि देश में एक अच्छी सरकार का गठन हो जिससे देश का विकास हो। ये घटना और आपको बता दें, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी यह जब 1957 के चुनाव में चुनाव लड़ी और उसको पूर्ण बहुमत मिला केरला में, तो इस पार्टी के अंदर कुछ ऐसी भावना, ऐसे नेताओं का उदय हुआ जो दोनों की विचारधाराओं में अंतर था। जैसे जब चीन ने भारत पर आक्रमण किया तो कुछ कम्युनिस्ट नेता जो थे वह चीन के समर्थक थे, कुछ कम्युनिस्ट नेता ऐसे थे जो भारत के मार्क्सवादी कम्युनिस्ट विचारधारा के थे। इसलिए 1964 ईस्वी में यह दो पार्टी में विभक्त हो गया। एक हो गया मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी यम, और एक भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी हो गया जिसे हम फॉरवर्ड ब्लॉक भी कहते हैं। तो इस तरह से कांग्रेस जो है, अब बात आती है कि कांग्रेस का एक प्रभुत्व कैसे स्थापित हो गया। भाई देखिए, प्रभुत्व स्थापित होने का मूल कारण था कि कांग्रेस पुरानी पार्टी थी। भारतवर्ष की गरीब और धनी वर्ग के लोग इसके सदस्य थे। भारत में कांग्रेस में चमत्कारी नेतृत्व था। अब जैसे महात्मा गांधी थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे,
ऐसे नेताओं का एक चमत्कारी व्यक्तित्व था, उसका भी प्रभाव था। और इसके प्रभाव का कारण क्या बना कि 1952, 1957 और इसके बाद 1962 के चुनाव में कांग्रेस को भारी बहुमत प्राप्त हुआ। आगे चल करके घटनाएं घटित हुई। 1977 में कांग्रेस के विरुद्ध में अन्य राजनीतिक दल एक होकर के कांग्रेस को हराया और जिसमें एक अलग जनता दल की सरकार बनी, जनता पार्टी की सरकार बनी और फिर पुनः कांग्रेस का फिर प्रभुत्व स्थापित हुआ। लेकिन उस समय के बाद से एक प्रकार से कह लीजिए कि एक गठबंधन की सरकार का निर्माण हो गया। आज भारतवर्ष में अनेकों दल हैं और सभी दल इन्हीं दलों से निकले हैं। अभी आप ले लीजिए सोशलिस्ट पार्टी, इसी से जनता दल है, जनता दल यूनाइटेड है, समाजवादी पार्टी है, राष्ट्रीय जनता दल है, ये जितनी पार्टियां, कांग्रेस से भी देखिए राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी है, तृणमूल कांग्रेस है, ये तमाम दल जो है इन्हीं दलों से आज भारतवर्ष में अनेक दल जन्म लिए हुए हैं। तो इस समय वर्तमान समय में हम यह मान लें कि राजनीतिक दल में भारत में किसी एक दल का प्रभुत्व नहीं होकर के बहुदलीय प्रभुत्व स्थापित हो चुका है, क्योंकि आज के समय में गठबंधन सरकारों का निर्माण हो रहा है। बच्चों, यदि इस पाठ में जो भी आपके समझ में न आया हो उसको आप कमेंट बॉक्स में लिख करके भेज सकते हैं और उसका हम लोग निदान करने का प्रयास करेंगे। जय हिंद, जय।